हमारा चैप्टर नंबर 6 एसएम का फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी। हम बात करेंगे फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी होती क्या है। जो फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी है वो क्यों डिजाइन की गई है। वो फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी है वो कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी उसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करने के लिए डिजाइन की गई है। फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी आर डिजाइन टू हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला ये कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी को। सेकेंडली दिस स्पेल आउट हाउ टू फंक्शनल मैनेजर विल वर्क सो एज टू एंश्योर बेटर परफॉर्मेंस। और दूसरा ये कि वो बताती है कि फंक्शनल लेवल मैनेजर है ना वो अपना काम एकदम मतलब कैसे करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि वो बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना अपने फंक्शनल एरियाज में। जो स्ट्रेटजीज इन फंक्शनल एरियाज इंक्लूडिंग मार्केटिंग, फाइनेंशियल, जो स्ट्रेटजी होती है फंक्शनल एरियाज में उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अपने को चैप्टर में बहुत सारी स्ट्रेटजी आएंगे, उनके नाम लिख देना है सिंपली उसमें। मार्केटिंग, फाइनेंशियल, एचआर, आर&डी, जो भी वो सब नाम लिख देना है। क्योंकि ना मतलब ये जो स्ट्रेटजी इंक्लूड की गई है ना, स्ट्रेटजी इन फंक्शनल एरियाज इंक्लूड आर बेस्ड, जो इंक्लूड की गई है वो बेस है किसके ऊपर, फंक्शनल कैपेबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शनल कैपेबिलिटी उनके ऊपर बेस है ये। फॉर ईच फंक्शनल एरियाज फर्स्ट, पहले हर एक फंक्शनल एरिया के पहले हमें सब एरियाज है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कर लेने हैं। फिर उन हर एक सब एरियाज के लिए कंटेंट है, फंक्शनल स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उनकी इंपॉर्टेंस है इम्प्लीमेंटेशन करना है वो आइडेंटिफाई करनी है। इन टर्म ऑफ लेवल ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, हम स्ट्रेटजी इन टर्म ऑफ लेवल ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, जो हमारा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की जो लेवल है उनकी मतलब फॉर्मुलेशन पहले जो फंक्शनल स्ट्रेटजी है वो जो एसबी होते हैं उनके जो लेवल होता है उसके नीचे काम करती है, उसके नीचे फंक्शन करती है, ऑपरेट होती है। विद इन फंक्शनल स्ट्रेटजी देयर माइट बी ओवर सेवरल सब फंक्शनल एरियाज। फंक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारे सब फंक्शनल एरियाज हो। अब है ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर दी नीड फॉर, रीजन क्या है फंक्शनल स्ट्रेटजी के, हमें जरूरत क्यों पड़ती है, नीड क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है रीजन वाई फंक्शनल स्ट्रेटजी आर नीडेड, फिर उसका आंसर है क्यों है, उसके फॉलोइंग पॉइंट्स है। मतलब ये ना फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी ले डाउन क्लियरली व्हाट इज टू बी डन एट द फंक्शन लेवल, हमें क्लियरली बता देते हैं फंक्शन लेवल पे हमें करना क्या है। वो हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, फंक्शनल स्टाफ को सेंस ऑफ डायरेक्शन मतलब उनको दिशा देती है, डायरेक्शन देती है फंक्शनल स्टाफ को। और ये हेल्प करती है, जो ऊपर वाला पॉइंट है कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन में। ये जो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज होती है फंक्शनल एरियाज में उनके बेसिस के रूप में फॉर्म के रूप में काम करती है। ये हेल्प करती है हार्मोनी और कोऑर्डिनेशन को लाने के लिए एज दे आर फॉर्मुलेटेड, क्योंकि उन्हें फॉर्मुलेट किया गया अचीव करने के लिए मेजर स्ट्रेटजी। सो दे हेल्प इन ब्रिंगिंग हार्मोनी एंड कोऑर्डिनेशन। हेल्प द फंक्शन मैनेजर इन हैंडलिंग सिमिलर सिचुएशन, हेल्प करते हैं फंक्शन मैनेजर को कि वो सिमिलर सिचुएशन जो अलग अलग फंक्शन एरियाज में अगर हुई थी ना उनको मतलब कैसे हैंडल करना है उनमें हेल्प करती है। इसके बाद है ना हम कुछ ये जो टेक्निक होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक, इसके मतलब बहुत सारी टेक्निक है, हमें मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पर्पज से अच्छा है 8 याद कर लेनी है, लेकिन बाकी सारी एमसीक्यू में आती है तो उनके लिए हमें देखनी है। सोशल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग में क्या होता है, ये डिजाइन, ये मतलब किससे रेफर करती है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल से रेफर करती है, क्योंकि इंक्रीज करना चाहती है। क्या इंक्रीज करना चाहती है, ये सोशल आइडियाज है उनके जो कोजेस है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहती है ये। और मतलब ये किनके 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 अमंग टारगेट ग्रुप है उनके अमंग सोशल चेंजेस लाने के लिए टारगेट ग्रुप के अंदर ये इसकी जो सोशल आइडियाज की जो एक्सेसिबिलिटी उसको इंक्रीज करना चाहती है। इट रेफर टू द डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम seeking to increase acceptability of social ideas, practice among target group in a social to bring in a social change. Augmented marketing, अब जो augmented marketing होती है इसमें क्या होता है, ये एडिशनल सर्विस या इनोवेटिव ऑफर या एक्स्ट्रा सर्विस और बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट और सर्विस के साथ में, लेकिन ये उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होती है। ये मतलब ना अट्रैक्टिवनेस होती है उसको इंक्रीज करने के लिए की जाती है। जैसे कि हमने मूवीज ऑन डिमांड है ये सब दे दिया अपने प्रोडक्ट और सर्विस के साथ, मतलब इस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है ये। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, हमें ना बहुत सारे एडवर्टाइजिंग मीडिया है उनके थ्रू मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। कस्टमर से हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करेंगे कंज्यूमर को उनका डायरेक्ट रिस्पॉन्स लेने के लिए, डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे,
उसमें ईमेल कर सकते हैं, टेली कंप्यूटिंग हो सकता है, टीवी शॉपिंग हो सकती है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं कंज्यूमर के साथ। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है, हम पहले क्रिएट करते हैं, मतलब बनाते हैं, मेंटेन उसको बनाए, मतलब रखते हैं उसको, मतलब मेंटेन करते हैं, फिर उसको इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड, फिर बनाए रखते हैं और फिर इंक्रीज करते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशन कस्टमर के और स्टेक होल्डर से। मेनली जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है वो ऐसे ऑफर देती रहती है। जो सर्विस मार्केटिंग होता है उसमें क्या होता है कि हम है ना कंसेप्ट, टूल्स और टेक्निक है वो अप्लाई करते हैं मार्केटिंग करने के लिए सर्विस को। सर्विस से कोई भी एक्टिविटी और बेनिफिट होता है जो एक पार्टी को ऑफर करते हैं दूसरी पार्टी को, और ये मतलब इंटेंजिबल ही होता है। सर्विस क्या होता है, कोई एक्टिविटी और बेनिफिट होता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है, ये इंटेंजिबल ही होता है। पर्सन मार्केटिंग इसमें क्या होता है, इसमें कंसिस्ट होता है, ये जो लाइन है ना, पर्सन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज। ये आगे वाली 3 स्ट्रेटेजी में जो कि त्यों इम्प्लीमेंट होगी, एज इट इज इम्प्लीमेंट होगी। पर्सन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंजेस एटीट्यूड एंड बिहेवियर किसके टुवर्ड पर्टिकुलर पर्सन। जो मेरा पर्सन मार्केटिंग है ना उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, ये पहले तो क्रिएट कर लेती है, फिर मेंटेन करती है और फिर चेंज कर देती है एटीट्यूड एंड बिहेवियर किसके टुवर्ड, एक पर्टिकुलर पर्सन के टुवर्ड। ये पॉलिटिशियन हो सकता है, स्पोर्ट्स स्टार हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में क्या होता है, वही लाइन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ, मतलब इसमें किसका बिहेवियर वो चेंज कर रहे हैं, एक टारगेटेड ऑडियंस का, किसके टुवर्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड, और वो नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। प्लेस मार्केटिंग में क्या होगा, वो ये क्रिएट और मेंटेन करेंगे और चेंज कर देंगे एटीट्यूड एंड बिहेवियर किसके टुवर्ड, पर्टिकुलर प्लेस के टुवर्ड। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में क्या था, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड कर रहे थे ये अपना बिहेवियर और जो भी था ना एटीट्यूड चेंज। और प्लेस मार्केटिंग में प्लेस के टुवर्ड। जो एनलाइटिंग मार्केटिंग होता है उसमें क्या होता है, मार्केटिंग फिलोसफी होती है, होल्डिंग दैट द कंपनीज मार्केटिंग शुड सपोर्ट द बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम। तो होल्ड करता है कि जो कंपनीज की जो मार्केटिंग है उसे सपोर्ट करना चाहिए बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम, जो भी मार्केटिंग प्रिवेल करिए। इसके अंदर है ना ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर 5 प्रिंसिपल इंक्लूड होते हैं, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है अपने कैसे भी। इसमें क्या क्या होता है, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग होती है, इनोवेटिव मार्केटिंग होती है, वैल्यू मार्केटिंग होती है, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग होती है और सोसाइटल मार्केटिंग होती है। डिफरेंशियल मार्केटिंग क्या होता है कि मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर फर्म डिसाइड करते हैं टारगेट करने का सेवरल मार्केट सेगमेंट। इसमें फर्म क्या करती है, मतलब डिसाइड करती है कि हम टारगेट से कुछ, मतलब सेवरल, कुछ ही मार्केट सेगमेंट है उन्हीं को टारगेट करेंगे और डिजाइन करेंगे सेपरेट ऑफर हर एक के लिए। जैसे कि जो एचयूएल है उसके तो मतलब ये लाइबो, लेक्स और एक्सोन है, ये पॉपुलर सेगमेंट में आते हैं। डव और पियर्स है ये प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। मतलब ये ना कुछ, मतलब जो सेगमेंट है वो मतलब डिसाइड कर लेती है, अपना लोग मार्केट डिसाइड कर लेती है। और सिंक्रो मार्केटिंग में क्या होता है, when the demand for a product is irregular, जब प्रोडक्ट की डिमांड है ना वो इरेगुलर है, किस कारण से, या तो वो ड्यू टू सम सीजन, मतलब सीजनल कोई प्रॉब्लम है, सीजन के कारण मतलब डिमांड इरेगुलर है, या फिर वो कुछ मतलब दिन के कुछ ही मतलब पार्ट्स तक, दिन के कुछ ही पार्ट्स तक होती है और कुछ ही हिस्से तक होती है, या फिर वो आवर बेसिस पे होती है, तो ओवरवर्क कैपेसिटी है। सिंक्रो मार्केटिंग है वो यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए एक अल्टरनेटिव पैटर्न डिमांडिंग थ्रू अ फ्लेक्सिबल प्राइसिंग प्रमोशन और अदर, किनके थ्रू कर सकते हैं, ये प्राइसिंग प्रमोशन अदर इंसेंटिव के थ्रू हम डिजाइन कर सकते हैं एक फ्लेक्सिबल, ठीक है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, इसका देख लो एक बार, एमसीक्यू पर्पज के लिए है ये। डी मार्केटिंग, इसमें क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड होती है जो रिड्यूस कर देती है डिमांड को टेम्परली या परमानेंटली। इसका ये नहीं होता कि मार्केट की जो डिमांड है उसे परमानेंटली या टेम्परली रिड्यूस ही कर दे, बट इसका ये होता है कि वो कुछ समय के लिए शिफ्ट कर दे या रिड्यूस कर दे। ये तब होता है जब डिमांड है ना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके बाद ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर&डी अप्रोचेस, व्हाट आर द आर&डी अप्रोचेस टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसमें पहला होता है कि जो स्ट्रेटेजिक लीडर होता है ना, मतलब क्वेश्चन तो समझ गए ना, व्हाट आर द आर&डी अप्रोचेस टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन। आर&डी के क्या क्या अप्रोचेस है जो इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन को। पहला है कि बी द लीडर, इसका मतलब होता है फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज टू बी द, पहली स्ट्रेटेजी है कि टू बी द फर्स्ट फर्म टू मार्केट न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। पहली फर्म बनो जो कि नए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनको मार्केट करेगी, मार्केट करेगी। ये ग्लैमरस और एक्साइटिंग स्ट्रेटेजी है लेकिन ये डेंजरस वन भी है।
अगर फर्म है ना मतलब इसमें एक बार फोर होगी ना तो मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। तो सेकंड है वो है इनोवेटिव इमिटेटर। इसमें क्या होता है, एक इनोवेटिव इमिटेटर इज टू बी एन इनोवेटिव इमिटेटर बनो, सक्सेसफुल प्रोडक्ट है ना उसको इमिटेटर वाला बनो कि मिनिमाइज कर दो रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ जो स्टार्टअप होते हैं उनके रिस्क एंड कॉस्ट को मिनिमाइज कर दो। ये जो अप्रोच है ना क्या करती है, इसमें क्या होता है फर्म है वो पहले डेवलप करती है पहला वर्जन, नया प्रोडक्ट होता है ना उसका पहला वर्जन वो फर्म डेवलप करती है और उसे मार्केट में डेमोस्ट्रेट करती है। उसके बाद जो यहाँ पे जो ब्लैक दिखा उसका मैंने होता है कंप्यूटर फर्म क्या करती है वो सिमिलर प्रोडक्ट को डेवलप करती है। इस स्ट्रेटेजी को एक्सीलेंट R&D पर्सनल एंड एक्सीलेंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए होता है। और थर्ड वन है बी आर लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, हमें लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना है। कैसे, मास प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट सिमिलर टू बट लेस एक्सपेंसिव देन प्रोडक्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस, मतलब हम मास प्रोडक्ट करके उसका मतलब लो कॉस्ट कर दे रहे हैं लेकिन लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए उस प्रोडक्ट से जो कि अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है। ए न्यू प्रोडक्ट एक्सेप्ट बाय कस्टमर प्राइस बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट इन द बाइंग सेक्शन। एज अ न्यू प्रोडक्ट जो नया प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया गया है ना कस्टमर के द्वारा, प्राइस बिकम इंक्रीजिंगली, प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाइंग कस्टमर के बाइंग डिसीजन में। जो R&D स्ट्रेटेजी होती है वो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। अब है ना ये क्वेश्चन बनता है कि जो फैक्टर होता है ना ये पूछेगा व्हाट आर द फैक्टर ऑफ HR दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस, जो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस को। ऐसे कौन से पॉइंट है, ये HR का है, ये HR का, ठीक है। पहला पॉइंट होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सेकंड होता है ट्रेनिंग, थर्ड इज अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, फोर्थ इज कंपनसेशन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसमें क्या होता है जो वर्कफोर्स है वो जो हमारे काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो सकता है अगर फर्म है वो सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर ले, पहले तो उन्हें मतलब ढूंढ ले, फिर उन्हें अट्रैक्ट करे और फिर सिलेक्ट करे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट को। और जो एप्लीकेंट का जो एप्लीकेशन आता है ना उनमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट को फाइंड करेगी ना तो उसकी जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएगी। ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो हमारी वही बात है वर्कफोर्स ज़्यादा कॉम्पिटेंट कब हो जाएगी अगर एम्प्लॉयज़ है वो वेल ट्रेंड है अपनी जॉब प्रॉपरली परफॉर्म करने में। अप्रेजल और परफॉर्मेंस में क्या होता है, इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू आइडेंटिफाई करना कोई भी परफॉर्मेंस में जो कमी है जो एक्सपीरियंस की है हमारे एम्प्लॉयज़ ने ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस की कमी के कारण कोई भी जो ऐसी डेफिशिएंसी कोई भी कमी है परफॉर्मेंस में जो हमारे एम्प्लॉयज़ ने फील की है, सच डेफिशिएंसी एक बार आइडेंटिफाई होगी ना तो कैन भी उसको हम सोल्व कर सकते हैं काउंसलिंग और कोचिंग और ट्रेनिंग के थ्रू। कंपनसेशन में क्या होता है, ए फर्म यूजुअली इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स वर्कफोर्स बाय ऑफरिंग पे एंड बेनिफिट पैकेजेस। एक फर्म है वो यूजुअली अपने जो वर्कफोर्स होती है कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करती है या तो उससे पे और बेनिफिट पैकेजेस ऑफर करके जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं दैट ऑफ देयर उनके कॉम्पिटिटर से। ये जो प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल कर देती है कि वो अट्रैक्ट करे मतलब कोई और है उन्हें या फिर रिटेन करे सबसे ज़्यादा कैपेबल पीपल को। ये क्या है, ये कुछ प्रैक्टिसेस होती है एचआर। व्हाट आर द प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें लिखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें ऐसे ही पूछ सकता है हाउ इंपॉर्टेंट सोर्स मतलब कैसे है ना हाउ प्रैक्टिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या होता है प्री सिलेक्शन प्रैक्टिसेस, इसमें क्या होता है प्री सिलेक्शन प्रैक्टिस में इसमें इंक्लूड होती है ह्यूमन रिसोर्स उसकी प्लानिंग और उसके जॉब का एनालिसिस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस किसमें इंक्लूड होता है प्री सिलेक्शन में, सिलेक्शन के पहले की प्रैक्टिस में। और सिलेक्शन प्रैक्टिसेस का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, दोनों ही जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है वो हमें डिज़ाइन करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड पर्पज को ध्यान में रखते हुए। पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिस में क्या होता है हमें मेंटेन और इम्प्रूव करना है वर्कर की जॉब परफॉर्मेंस के लेवल को मेंटेन करना है और इम्प्रूव करना है। ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन जो कि रिलेटेड होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड शुड बी बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिस में क्या होता है हमें मेंटेन और इम्प्रूव करना है वर्कर की जॉब परफॉर्मेंस के लेवल को। ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड और परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड उन्हें हमें शुड बी किस पे बेस होनी चाहिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी उस पर बेस होनी चाहिए।
एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसका स्ट्रेटेजिक रोल क्या होता है? प्रोवाइड करना पर्पसफुल डायरेक्शन, बिल्ड करना कोर कॉम्पिटेंसी, क्रिएट करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक एंड कल्चर। पहला क्या था अपना? प्रोवाइड करना पर्पसफुल डायरेक्शन। Human resource manager must be able to lead people and the organization toward the desired direction involving people right from the beginning. Human resource manager है वो इतना एबल होना चाहिए कि वो लीड कर सके ऑर्गेनाइजेशन को और पीपल को, किसके टुवार्ड, जो भी उसका डिजायर चाहेगा डायरेक्शन था ना उसके टुवार्ड, इसमें कि पीपल इन्वॉल्व होंगे शुरू से ही। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की वो है इंश्योर करना कि ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के वो इंटरलाइज किए जाएंगे हर एक इंडिविजुअल के द्वारा जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो हर एक इंडिविजुअल के द्वारा इंटरनलाइज किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसका मतलब वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्म की कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने में। एक कोर कॉम्पिटेंसी है वो फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है जो कि दूसरे शेयर नहीं कर सकते। किस फॉर्म में हो सकती है? ये ह्यूमन रिसोर्स की फॉर्म में हो सकती है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी की फॉर्म में हो सकती है। अगर बिजनेस इज ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, अगर बिजनेस है तो कोर कॉम्पिटेंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया गया है तो ये इट इज लाइकली टू बी जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जनरेट करेगा। क्रिएट करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, देख यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट वेज होते हैं ये बिजनेस कैन अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द अदर। दो इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं जिनके थ्रू ना जो बिजनेस है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकता है दूसरों के थ्रू। पहला होता है कॉस्ट लीडरशिप, जिसका मतलब होता है फर्म का एम है कि वो लो कॉस्ट लीडर बन जाए इंडस्ट्री में। सेकंड होता है कि वो मतलब डिफरेंशिएटर के थ्रू है ना, चैप्टर 5 में पढ़ा था, जिसके अंदर फर्म चाहते हैं वो यूनिक फर्म 6 टू बी यूनिक, वो इंडस्ट्री में यूनिक बनना चाहती है। किसकी टर्म में? डायमेंशन की टर्म में, जो कि हाईली वैल्यूड होती है कस्टमर के द्वारा। पुटिंग दीज स्ट्रेटजी इनटू इफेक्ट, इस स्ट्रेटजी को इफेक्ट में रखने के लिए हमें चाहिए होती है हाईली कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। पुटिंग दीज स्ट्रेटजी इनटू इफेक्ट, इस स्ट्रेटजी को इफेक्ट में रखने के लिए इसको हमें चाहिए होती है एक रिक्वायर हाईली कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, Human resource manager will be more concerned with substance rather than form. Human resource facilitation of change में क्या आता है? Human resource manager है ना वो ज़्यादा कंसर्न सब्सटेंस की तरफ होना चाहिए, ना कि फॉर्म की तरफ, मतलब मैटर की तरफ कंसर्न होना चाहिए। और किसकी तरफ कंसर्न होना चाहिए? अकम्प्लिश होना, पूरा करने की तरफ कंसर्न होना चाहिए, ना कि कुछ एक्टिविटीज़ की तरफ कंसर्न होना चाहिए। उसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि थ्योरी की तरफ ज़्यादा कंसर्न करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फर्दरिंग द ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाने में, उसको सिर्फ मेंटेनिंग करने के लिए नहीं होता। मैनेज करना वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इसमें क्या होता है? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हमें किन किन टर्म में ऑब्जर्व कर सकता है? इसको मेल एंड फीमेल वर्कर की टर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं, यंग एंड ओल्ड वर्कर की टर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉय की टर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है में आल्सो पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड नेशनलिटी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कास्ट के और रिलीजन के पीपल होते हैं। मनी विल नो लॉन्गर बी अ सोल मोटिवेटिंग फोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर। मनी है ना ज़्यादा लंबे समय तक के लिए अकेला ही मोटिवेटिंग फोर्स नहीं रहेगा ज़्यादातर वर्कर्स के लिए। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्कफोर्स को मेंटेन करने के लिए, मतलब उन्हें टूर पैकेज दे दिया, कुछ भी मतलब इंसेंटिव दे दिए नॉन फाइनेंशियल। एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है? एम्पावरमेंट मीन्स ऑथराइजिंग एवरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अप हिज ओन डेस्टिनी रियलाइजिंग हिज फुल पोटेंशियल। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर को मीन्स ऑथराइज कर देना ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर को कि वो अपना भाग्य ना खुद लिखे, मतलब खुद आगे लेके जाए। इसको ऐसे बोलते हैं ओन डेस्टिनी, मतलब खुद के अपने भाग्य को लेके जाए। कैसे लेके जाए? खुद की जो पोटेंशियल है उसकी जो एबिलिटी उसको रियलाइज करते हुए। इसमें शामिल होता है गिविंग मोर पावर टू दोज हु एट प्रेजेंट हैव लिटिल, इसमें होता है कि हम ज़्यादा पावर दें उनको जिनके पास अभी कुछ लिटिल कंट्रोल है in what they do and the ability to influence the decision being made around them. Last point है seventh, development of work ethics and culture. ऐसे चेंजिंग वर्क एथिक्स, चेंजिंग वर्क एथिक्स ऐसी चाहिए होती है ज़्यादा एम्फेसिस दें हम इंडिविजुअल के ऊपर। जॉब हैव टू बी रिजाइन टू प्रोवाइड चैलेंज, जॉब है
वो हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी चैलेंज प्रोवाइड करने के लिए। फ्लेक्सिबल स्टार्टिंग एंड क्विटिंग टाइम्स फॉर एम्प्लॉयज में भी नहीं, जो टाइम है स्टार्ट करने का और क्विट करने का एम्प्लॉयज़ का, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फोकस है वो शिफ्ट हो सकता है एक्सट्रिंसिक टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब जो बाहर की जो प्रेरणा आ रही है ना, वो मतलब आंतरिक में इंट्रिंसिक मोटिवेशन में शिफ्ट हो जाएगी। वाइब्रेंट का मतलब होता है स्मार्ट वर्क कल्चर विल हैव टू बी डेवलप। स्मार्ट वर्क कल्चर है वो डेवलप होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्रिएट करने के लिए एटमॉस्फेयर किसका, ट्रस्ट का, एम्प्लॉय के बीच ट्रस्ट का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए एंड टू एनकरेज करने के लिए उनकी क्रिएटिविटीज आइडियाज बाय देम। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।